हेलो एवरीवन, मैं जुगल शर्मा स्टील इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन दी सेकेंडरी स्ट्रेसेज आर टेकन इनटू अकाउंट अलोंग विद प्राइमरी स्ट्रेसेज देन दी अलाउएबल स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाई। यानी कि जब प्राइमरी स्ट्रेस के साथ हम सेकेंडरी स्ट्रेस काम में लेते हैं तो कितनी परसेंट इंक्रीज हो जाती है स्ट्रेस। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 16 सही 2/3%। इतनी इंक्रीज हो जाती है प्राइमरी स्ट्रेस जब हम सेकेंडरी स्ट्रेस यूज में लेते हैं। द मैकेनिज्म मेथड एंड स्टैटिकल मेथड गिव। तो करेक्ट आंसर होगा इसका अपर बाउंड थ्योरम एंड लोअर बाउंड थ्योरम रेस्पेक्टिवली। जो मैकेनिज्म मेथड है वो होता है काइनामेटिक और अपर बाउंड थ्योरम। जो मैकेनिज्म मेथड है वो होता है काइनामेटिक एंड अपर बाउंड थ्योरम, और जो स्टैटिकल मेथड होता है वो होता है लोअर बाउंड थ्योरम। लोअर बाउंड थ्योरम, ठीक है। और जो स्टैटिकल मेथड होता है उसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और जो काइनामेटिक मेथड होता है यानी कि अपर बाउंड थ्योरम होती है उसमें लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो काइनामेटिक मेथड होता है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशंस भी हम यूज लेते हैं। काइनामेटिक मेथड में कंटिन्यूटी इक्वेशन और इक्विलिब्रियम मेथड यूज में लेते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस और यील्ड कंडीशंस यूज करते हैं। तो 3-4 डिफरेंस है, दोबारा से देख लो। जो मैकेनिज्म मेथड है वो काइनामेटिक होता है और अपर बाउंड थ्योरम होती है उसमें, ठीक है। स्टैटिकल मेथड होता है उसमें लोअर बाउंड थ्योरम होती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है मैकेनिज्म के लिए, सॉरी कम होता है मैकेनिज्म के लिए, और स्टैटिकल मेथड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो स्टैटिकल मेथड है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन प्लस यील्ड कंडीशन यूज में लेते हैं, और जो मैकेनिज्म मेथड है उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन प्लस कंटिन्यूटी इक्वेशंस यूज में लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपको डिफरेंस याद रखने हैं अपर बाउंड थ्योरम और लोअर बाउंड थ्योरम में। द इफेक्ट ऑफ एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स ऑन द प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ ए सेक्शन आर टू डिक्रीज एंड टू इंक्रीज द प्लास्टिक मूवमेंट रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ठीक है। प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी इन बोथ केस, इन बोथ केस, ठीक है। एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स के कारण जो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी है वो डिक्रीज होगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट टू सेकेंड डिग्री, यानी कि 2 डिग्री की स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड टू रेंडर द स्ट्रक्चर ए मैकेनिज्म इज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज इजकल टू एन इजकल टू आई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर आई क्या दे रखा है, 2 डिग्री प्लस 1, यानी कि 3 प्लास्टिक हिंज हमको चाहिए होंगी। अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछेगा और आपसे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट कितनी डिग्री का है ये बता देगा। 2 डिग्री का बताया हुआ है यहाँ पर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हो जाएंगी 2 + 1 = 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल हैव लार्ज शेप फैक्टर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, डायरेक्टली पूछा जाएगा ये, ठीक है, और आता ही है हमेशा। सबसे पहले है रेक्टेंगल, ठीक है, ऑप्शन में है रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल के लिए शेप फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है 1.5। दूसरा है आई सेक्शन, आई सेक्शन के लिए जो शेप फैक्टर की वैल्यू होती है वो होती है 1.1 से 1.2। सारी की सारी आपको याद रखनी है। यदि आपसे सॉलिड सर्किल पूछा जाए, सॉलिड सर्किल, तो उसकी वैल्यू होती है 1.7। और यदि आपसे डायमंड सेक्शन पूछा जाए, डायमंड, उसकी वैल्यू होती है 2, ठीक है। तो आपको चारों याद रखनी है। रेक्टेंगुलर के लिए 1.5, सर्कुलर के लिए 1.7, आई सेक्शन के लिए 1.1 से 1.2 एंड डायमंड के लिए 2 होती है शेप फैक्टर की वैल्यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। द शेप फैक्टर फॉर ए सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अबाउट इट्स डायमीटर इज। हमसे पूछा है शेप फैक्टर क्या होगा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का, तो मैंने अभी बताया था क्या होता है, 1.7 होता है, ठीक है। द प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ बी एंड डेप्थ डी इज। तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, जेड पी इजकल टू A/2 इंटू बाई 1 बार प्लस बाई 2 बार, ठीक है। ये होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ठीक है।
तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है रेक्टेंगुलर का BD/2, ठीक है। बाई वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई वन की वैल्यू हो जाएगी D/4 प्लस बाई टू की वैल्यू भी D/4, ठीक। कैसे पता लगाए, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस से इस जो ये पार्ट है इसका भी सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, इससे और इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस की, ठीक है, ये, ठीक है। इसे इक्वल एरिया एक्सिस भी बोलते हैं। इक्वल एरिया एक्सिस के जितनी डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उसको माप लेते हैं। तो ये D/2 है, तो इसकी आधी कितनी होगी, D/4। तो यहाँ पर हमने D/4 पुट कर दिया, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी BD²/4। डायरेक्टली भी आप याद रख सकते हो, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन इज BD²/4। डायरेक्टली लगा सकते हो आप एग्जाम में। द मोमेंट कर्वेचर रिलेशन एट ए प्लास्टिक हिंज इज, तो करेक्ट आंसर होगा इसका कांस्टेंट मूवमेंट फॉर ऑल कर्वेचर। मोमेंट कर्वेचर रिलेशन फॉर ए प्लास्टिक हिंज इज कांस्टेंट मूवमेंट फॉर ऑल कर्वेचर्स। डायग्राम कैसे बन सकता है, डायग्राम ये होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाती है फॉर ऑल कर्वेचर्स प्लास्टिक हिंज पे। द स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस सेटिस्फाइज, तो मैंने आपको बताया था स्टैटिकल मेथड का मतलब क्या है, लोअर बाउंड थ्योरम। और लोअर बाउंड थ्योरम में कौन कौन सी इक्वेशन आती हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्लस यील्ड कंडीशंस, ठीक है, ये दोनों काम में आती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक मूवमेंट कंडीशंस काम में आती हैं स्टैटिकल मेथड के लिए। अगला क्वेश्चन है द मैकेनिज्म मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस। मैंने क्या बताया था, मैकेनिज्म मेथड को अपर बाउंड थ्योरम बोलते हैं। इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कम होती है, और इसमें जो इक्वेशंस काम में आती हैं वो होती हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशंस और कंटिन्यूटी इक्वेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप मैकेनिज्म इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैकेनिज्म मेथड के लिए इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशंस, स्टैटिकल मेथड के लिए इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक कंडीशंस काम में आती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।